अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 13 का टॉपिक देखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। ये स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस तरह से डिफर करती है डिफरेंट मीडियम में, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। कहते हैं साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम विद वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स टू ट्रैवल एंड कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। कहते हैं साउंड वेव्स को हम ट्रैवल करवाने के लिए हमें हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है। उसके पार्टिकल्स अब वाइब्रेट करेंगे, ट्रैवल करेंगे, फिर साउंड वेव्स आगे ट्रैवल करेगी। उसके अलावा जो वैक्यूम है, खाली जगह में से साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। जैसे लाइक ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कह ले कोई स्पीकर है। जब ये हमारे पास वाइब्रेट कर रहा होता है तो यहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो यहाँ पे जो एयर होगी वो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, उनमें वो मूव करेंगे। एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वो आपस में पास पास आ जाएंगे, कंप्रेशन होगी, एनर्जी आगे चली जाएगी, फिर वो पार्टिकल रिलैक्स हो जाएंगे, रेफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो पार्टिकल्स के मूव करने की वजह से जो साउंड वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मीडियम ही ना होता तो कभी भी आप आवाज़ को नहीं सुन सकते थे। लाइक हमारे पास ना ये जैसे एनिमेशन भी आपको मैं शो करवा रही हूँ कि हमारे पास क्या है कि ये एक स्पीकर है। जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो हमारे पास क्या होता है, जब वाइब्रेट करता है तो सामने वाली हवा को कंप्रेस करता है। हवा को कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में हमारे पास ज्यादा क्लोज आएंगे, मतलब कंप्रेशन जनरेट होगा, एनर्जी आगे ट्रैवल होगी तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, रेफ्रैक्शन, फिर वो आगे जैसे जैसे जाता जाएगा कंप्रेशन रेफ्रैक्शन जनरेट हो जाएंगे। मतलब हवा का यहाँ पे अगर मैं एयर में बात कर रही हूँ तो हमारे पास मीडियम का पार्टिकल्स का होना जरूरी है। पार्टिकल्स मूव करेंगे तो हमारे पास साउंड वेव ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम में खाली जगह जहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है वहाँ पे साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती। कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद द टाइप ऑफ द मीडियम। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ये मीडियम के साथ साथ चेंज होती रहती है हमारे पास। मतलब अगर मैं सॉलिड लूंगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी, अगर मैं गैस लूंगी उसमें डिफरेंट होगी, लिक्विड में डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे मैंने अगर आपको यहाँ पे शो भी करवाया, अगर साउंड वेव्स हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये एनर्जी ट्रैवल कैसे करवाता है? ये अगले पार्टिकल्स को देगा, पार्टिकल्स जब अगले पार्टिकल्स से कोलाइड करेंगे उनको एनर्जी देंगे, तो इस तरह से कंप्रेशन जो है वो आगे से आगे चलता जाता है, एनर्जी आगे ट्रैवल होती जाती है तो हमारे पास पीछे रिलैक्स होते जाते हैं। अब यहाँ भी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराने के ऊपर एनर्जी आगे एक दूसरे को इम्पार्ट कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन देखी जाए ना, हमारे पास सॉलिड गैसेज और लिक्विड में, तो ये देखिए मुझे सॉलिड्स में जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स आपस में काफी ज्यादा पास पास होते हैं पार्टिकल्स। तो अगर एक पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो वो दूसरे के साथ फोरिक कोलाइड कर सकते हैं, उसको एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो अगले के साथ कोलाइड कर सकते हैं, उसको एनर्जी। तो इस तरह से बड़ी जल्दी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। इसके कंपेरिजन में अगर लिक्विड में देखें हमसे, यहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान फासला होता है। ठीक है, अगर इस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो दूसरा पार्टिकल जो होता है वो थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर होता है, तो उसको एनर्जी मिलते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। गैसेस में तो फासला बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी जाने में टाइम काफी ज्यादा लगता है। तो हम कहते हैं सबसे कम स्पीड जो होती है वो हमारे पास गैसेस में होती है, और सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो हमारे पास किस में होती है, वो सॉलिड्स में होती है। तो यहाँ पे ये देखिए कंपेरिजन भी क्या है कि जो फास्टेस्ट होती है वो सॉलिड्स में होती है, और जो सबसे स्लो होती है वो हमारे पास गैसेस में होती है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स के दरमियान काफी ज्यादा फासला होता है। तो ये पार्टिकल के यहाँ तक आके कोलाइड करने में, इस पार्टिकल को एनर्जी देने में टाइम लगेगा। यहाँ पे पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोज होते हैं तो एक से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी काफी जल्दी इजीली ट्रांसफर हो सकती है। तो इसी चीज को बता रहा है आपके पास टॉपिक। गैसेस की निस्बत हमारे पास क्या होता है, लिक्विड्स में हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 5 टाइम ज्यादा होगी, और सॉलिड्स में कितने टाइम ज्यादा होगी, 15 टाइम ज्यादा होगी। क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स काफी ज्यादा नजदीक होते हैं तो एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है, सॉलिड्स में। उसके बाद हमारे पास किस में होती है, लिक्विड्स में। और सबसे कम स्पीड किस में होती है, गैसेस में। कहते हैं हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाए कि एक ही मीडियम है, मतलब एयर या गैस हमने लिया, उसमें अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं इन एयर लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स इट्स स्पीड। कहते हैं अगर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, अगर मैं सिर्फ एयर की बात करूँ, एयर में अगर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी हमारे पास अफेक्ट हो रही होती है कुछ पैरामीटर्स के साथ, एक टेम्परेचर के साथ, एक ह्यूमिडिटी के साथ। किस तरह से लाइक हमारे पास ना, अच्छा ये हम लोग बात करते हैं जब भी हमारे पास लो टेम्परेचर होता है ना तो पार्टिकल्स की इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो जब काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट ज्यादा हो सकती है तो वो हमारे पास क्या होगा, फिर दूसरे पार्टिकल के साथ आराम से जो है वो इजीली या क्विकली जाके कोलाइड कर सकते हैं। जैसे कोलाइड करेंगे एनर्जी उसको दे देंगे, फर्दर उसके साथ कोलाइड करेंगे तो एनर्जी दे देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब उनकी एनर्जी बढ़ रही है, वो ज्यादा स्पीड के साथ आपस में एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं और एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ह्यूमिडिटी जो होती है वो हमारे पास बढ़ाने से उससे भी क्या होता है कि
स्पीड इंक्रीज होती है। किस तरह से बच्चे, अगर ड्राई एयर देखा जाए ना बच्चे, एयर में क्या होता है, ये नाइट्रोजन होती है जो ऑक्सीजन होती है। जो नाइट्रोजन होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे हमारे पास 7, मतलब N2 गैस है, मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस का, तो 14 होगा इसका, ठीक है, 7 और 7 14 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है, इसका एक का होता है 8, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम गैस ले रहे हैं तो फिर इसका क्या होगा 16 होगा। अगर ड्राई एयर है तो इसमें मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजन या फिर हमारे पास ऑक्सीजन होती है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी है, मतलब कोई मॉइस्चर गैस है, हमारे पास नमी मौजूद है, फिर क्या होगा, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो हमारे पास किसके होंगे, वाटर के भी होंगे। अब वाटर में देखिए मुझे, वाटर में एक तो ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। एक तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, ये लाइटर है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये सबसे लाइटेस्ट होते हैं। तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, लाइटर होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल ने कुछ मॉलिक्यूल्स को की जगह ले ली है, तो इसका मतलब है ओवरऑल इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, मास कम हो गया। अगर हमारे पास जो एयर है उसमें नमी मौजूद है, ह्यूमिडिटी मौजूद है, तो वो हमारे पास क्या होगी, लेस इन वेट होगी। तो पार्टिकल्स का मूव करना जो है वो आसान होगा, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जो है जाके एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास कह सकते हैं कि वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से या ह्यूमिडिटी बढ़ने से हमारे पास क्या होती है, हमारे पास पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी कोलाइड कर सकते हैं, और स्पीड हमारे पास क्या हो सकती है, साउंड की, वो इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं एट रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस साउंड ट्रैवल एट 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर। कहते हैं अगर नॉर्मल टेम्परेचर हम ये देखें, ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर ना आपके पास स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है। कैसे, लाइक हमारे पास एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो 330 होती है, 25 पे देखें तो 346 होती है, एयर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो 391 होती है। मतलब हमारे पास टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ स्पीड ऑफ साउंड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर डिफरेंट हम लोग देखें गैसेस के कंपैरिजन में, तो हमारे पास इस चीज के बारे में बता रहा है कि हाइड्रोजन में देखें तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो 1290 होगी, ऑक्सीजन में 317 होती है, हीलियम में 972 होती है। मतलब ये कंपैरिजन हमारे पास कह रहा है कि जो सबसे लाइटर, हाइड्रोजन सबसे लाइटर होती है, इसका लाइटर मैस होता है, बहुत हल्की सी गैस होती है, तो इजीली इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके मॉलिक्यूल ज़्यादा इजीली मूव करेंगे तो वो कोलाइड जल्दी कर सकते हैं और हमारे पास एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑक्सीजन थोड़ी हैवी होती है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो कम से होती जाती है, ठीक है। इससे ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीलियम हमारे पास लाइटर इन वेट होती है, तो इसकी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी। तो ये जस्ट कंपैरिजन दिया हुआ है कि अगर डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर या डिफरेंट गैसेस के कंपैरिजन देखें तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से चेंज होती है। इसी तरह से डिफरेंट लिक्विड्स का कंपैरिजन दिया हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर का और सी वाटर का। मतलब जो लाइटर होंगे ना बच्चे, उनमें हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और अदरवाइज हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास सॉलिड्स हैं, उनका कंपैरिजन दिया हुआ है। वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि हमारे पास जो सॉलिड्स में और लिक्विड में जो साउंड है वो हमारे पास फास्टर ट्रैवल करती है देन इन गैसेस। इसी तरह से जो मटेरियल है वो भी की रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको ये बता दिया, हाइड्रोजन सबसे लाइटर वेट होता है, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह से ऑक्सीजन में डिफरेंट होगी, हीलियम में डिफरेंट होगी। कहते हैं कि कहीं पे भी हमने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है। हमारे पास v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, हमारे पास f क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी है, और लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। ये प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने किसी भी स्पीड ऑफ साउंड की हमने फाइंड आउट करनी हो, लाइक हमारे पास ना ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास साउंड वेव ट्रैवल करिए यहाँ से यहाँ तक, तो हमने कहा था यहाँ पे कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन जनरेट होते हैं, वो आगे की तरफ जाते जाते ट्रैवल करते जाते हैं। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी वहाँ पे कंप्रेशन होगा, एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाएगी तो रिलैक्स हो जाएंगे, एयर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसको ना हम लोग इस तरह से वेव फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेशन होता है बच्चों, उसको हाईएस्ट पीक के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेयर फ्रैक्शन होता है उसको लोएस्ट पीक के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हाईएस्ट और फिर लोएस्ट। दो कंप्रेशन के दरमियान या दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो फासला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेव लेंथ होती है। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में ये कितनी वेव्स यहाँ पे कितना टाइम हमारे पास पास ऑन की है, उसको हम लोग नाम देते हैं फ्रिक्वेंसी का। तो यहाँ पे कहते हैं हमारे पास अगर ये किसी भी स्पीड का, किसी भी वेव का अपनी स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को उसकी वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आगे लाइक वो हमारे पास क्या, छोटी सी एग्जांपल है 13.1 कहते हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। स्पीड आपके पास ये है और वेवलेंथ आपके पास ये है, कहते हैं फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली इसी फार्मूला को हम यूटिलाइज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को। स्पीड आपके पास कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ कितनी है 2, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है बच्चों। यहाँ से फ्रीक्वेंसी को इधर रहने दें, वेवलेंथ उधर डिवाइड हो जाएगी, वेवलेंथ के साथ ये लैम्डा साइन होता है, ठीक है। v ओवर लैम्डा हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्म वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, 340 डिवाइडेड बाई 2 तो 170 हर्ट्ज आ जाएगा। ये ना इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। अच्छा हमारे पास कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्टेड। तो जो आज का टॉपिक है इसके अंदर कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बच्चे आज का टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइज से भी बता दिया, आपका कंप्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है आपका एग्जांपल है। आपके पास जो एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तकरीबन एक दो को छोड़ के बाकी सारे न्यूमेरिकल्स में यही फार्मूला यूज होगा, तो वो हम न्यूमेरिकल अलग से देख लेंगे। फिर मजीद इसमें कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।